हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 20 फरवरी 2024 को साइंस यानी विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी बताने जा रहे हैं 1 से लेकर 80 तक के पूछे जाने वाले साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके साइंस के एग्जाम पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिल सके। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम चल गया होगा कि इस बार मैट्रिक एग्जाम 2024 में 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनमें से केवल आप सभी को 40 प्रश्नों का ही आंसर ओएमआर शीट में रंगना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यदि आपसे प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछा जाए या फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो अपवर्तन या परावर्तन दोनों के 2 नियम होते हैं। यहाँ से 2 नंबर में भी सवाल पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर के होते हैं। अगला सवाल में दिया गया है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो देखिए, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का जो मान होता है वो साइन आई बटा साइन आर बराबर 1 नियतांक होता है। उसके बाद में कहता है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था कि पानी के गिलास के अंदर रखा हुआ सिक्का पानी की सतह से ऊपर उठा हुआ क्यों मालूम पड़ता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद में कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ये सवाल 100% आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, या m पर पावर -1 भी होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत कोण विरल माध्यम में अपवर्तन का कोण कितना होता है। तो याद रखिएगा, आपतन कोण या परिवर्तन कोण की बात की जाए तो प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा 90 डिग्री के साथ। उसके बाद में कहता है किसके कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। उसके बाद में कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्त होती है, तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर वक्ता केंद्र हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी, तो वहीं पे अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक अर्थात प्लस में होती है, तो वहीं पे अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक यानी माइनस में होती है। अगला सवाल है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ का जो मान होता है वो प्लस में होता है या माइनस में, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस अर्थात धनात्मक होती है। उसके बाद में कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। उसके बाद में कहता है कि ऑप्टी फेबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला सवाल है कि हीरा का क्रांति कोण कितना होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि हीरा का जो क्रांति कोण होता है वो 24.5 डिग्री होता है। उसके बाद में कहता है कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। तो याद रखिएगा, क्रांतिक कोण यदि न्यूनतम की बात करेंगे तो बैंगनी हो जाएगा, अधिकतम की बात करेंगे तो ऐसे स्थिति में लाल हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि तरंगदैर्ध्य बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो बता दीजिएगा कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान घटने लगता है। उसके बाद में कहता है कि किस वस्तु का मनुष्य के आँख पे रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है। मतलब कोई भी वस्तु का मनुष्य के आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। उसके बाद में कहता है कि सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। याद रखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात करें तो 25 सेमी हो जाएगा, वहीं पे दूर बिंदु की बात करें तो ऐसे स्थिति में अनंत हो जाएगा।
उसके बाद में कहता है कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता में क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता घटने लगती है, अर्थात घट जाती है। उसके बाद में कहता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। तो काल्पनिक एवं उल्टा होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि द्विअवतल लेंस को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि द्विअवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए खगोलीय दूरबीन में जो इस्तेमाल किया जाता है वह होता है दोस्तों उत्तल लेंस। यहाँ से एक और सवाल पूछ लिए जाते हैं कि मनुष्य के आँख में कौन से लेंस पाए जाते हैं। तो ऐसे में याद रखिएगा उत्तल लेंस ही पाए जाते हैं। उसके बाद में कहता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है। तो विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अगला सवाल कहता है कि किसी लेंस के बाहरी ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ को इसे क्या कहते हैं। देखिए लेंस के बाहरी ओर उभरे दो गोलीय जो पृष्ठ होते हैं उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो ऐसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब जाइलम ऊतक हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि पौधों में खाद्य परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो वैसे स्थिति में इस क्वेश्चन का सही जवाब फ्लोएम हो जाता। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो नेफ्रॉन कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को क्या कहते हैं। तो अवायवीय श्वसन कहते हैं। उसके बाद में गंगा सफाई योजना कब शुरू हुई थी। तो सन 1985 में शुरू हुई थी। अगला सवाल कहता है कि इंसुलिन तथा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी होता है। बी से कौन सा होता है। तो बेरी, सी से स्कर्वी और डी से होता है दोस्तों हिकेटस। उसके बाद में कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 और H2 आवश्यक है। उसके बाद में कहता है कि यूरो 2 का संबंध किससे है दोस्तों। तो वायु प्रदूषण से है। DDT क्या है। तो यह एक जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। इसके बाद में कहता है कि मछली के श्वसन अंग क्या होते हैं। देखिए मछली में कोष्ठों की संख्या 2 होती है और इसके श्वसन अंग गिर्स होते हैं। वहीं पे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का जो श्वसन अंग होता है उसे फेफड़ा कहा जाता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो हरा होता है। और बतिया हरा किसके कारण दिखाई देती है। तो ये भी क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद में कहता है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो हाइड्रा और ईस्ट में होता है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं दोस्तों। पराग कण पाए जाते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो तेलचट्टा यानी काकरोच में पाया जाता है। कौन सा रसायन ओजोन स्तर के क्षय के लिए उत्तरदायी है। तो ऐसे स्थिति में CFC इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। तो चयापचय अभिक्रिया है जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आनुवंशिकता का जनक कौन है। तो यह है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो याद रखिएगा तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद में कहता है कि मच्छर के श्वसन अंग क्या होते हैं। तो ट्रैकिया होते हैं। मनुष्य की 2 थैली का नाम क्या है। देखिए मनुष्य की जो डायलिसिस थैली होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य के डायलिसिस थैली क्या है। तो नेफ्रॉन है। पुष्प में पाए जाने वाले नर तथा मादा युग्मक को क्या कहते हैं। तो पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। और मादा युग्मक को जयांग या स्त्रीकेसर कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। अगला कहता है किण्वन किस प्रकार का श्वसन है। तो ये मंद श्वसन है। सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं जी। तो उत्पादक कहलाते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख कैसे अंग है। तो संवृत अंग है। उभयलिंगी जंतु कौन सा है। तो ये उभयलिंगी जंतु केंचुआ होता है। अगला सवाल मनुष्य का पाचन हार्मोन कौन सा होता है। तो इंसुलिन हार्मोन होता है। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ कौन सा है। तो श्वसन के जो मध्यवर्ती पदार्थ के रूप में काम करता है वह है CO2। उसके बाद में कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए एड्स एक यौन जनन संचालित रोग है जो HIV वायरस के द्वारा होता है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है।
अगला सवाल कहता है अमीबा का पाचन कहाँ पे होता है? तो खाद्यधानी में होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को माना गया है। अंडाणु कहाँ से निषेचित होता है? फलोपियन नालिका से। फूल के नर जनन अंग क्या है? तो पुमंग या पुंकेसर है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये भी याद रखिएगा वृषण में होता है। सभी हरे पौधे किसके कारण हरा दिखाई देते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? तो याद रखिएगा द्विलिंगी पुष्प है। दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किण्वन अभिक्रिया है। अड़हुल किस समुदाय का जीव है? तो ये है दोस्तों मोलस्का का। मनुष्य तथा मेढक में कितने कोष होते हैं? तो मनुष्य में होते हैं 4, मेढक में होते हैं 3, मछली में होते हैं 2। उसके बाद में है कि बाघ संरक्षण योजना कब लाया गया? तो 1970 में लाया गया। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ा, जिसको संख्या में हम 46 कर सकते हैं। और ब्रिक का जो काम होता है ये उत्सर्जन करना होता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो कि आपके 20 फरवरी 2024 को होने वाले साइंस के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।